स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आज सेशन 10 में हम चर्चा करेंगे 17 और 18 सितंबर 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन 92 है, किस संगठन ने पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? फर्स्ट एवर ग्लोबल मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है ये ग्रीन फिन्स हब। ये किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को, यूएनईपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ, आईएमएफ। इसका सही जो आंसर है वो है यूएनईपी। यूएनईपी ने अभी ये ग्रीन फिल्म हब पर्यटन उद्योग मंच जो है लॉन्च किया है। और यूएनईपी ने साथ में रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है, यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। इन दोनों ने साथ में मिलकर ये ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है, जो कि पहला दुनिया का पहला ग्लोबल मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेज को अडॉप्ट किया जाएगा। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज दुनिया भर में कहीं भी चल रही हैं, बीचेस को क्लीन करने की या टूरिज्म बढ़ाने की या सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने की, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। मरीन टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी संधारणीयता जिसको बोलते हैं बढ़ाई जाएगी, और अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी लोगों की। यूएनईपी की अगर बात करें तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और 2022 में 50 साल पूरे हो गए यूएनईपी को, 15th एनिवर्सरी चल रही है। 1972 में स्टॉकहोम घोषणा, जो कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट से निकल के आई थी, तब यूएनईपी की स्थापना हुई थी। 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन यूएनईपी, और ये स्थापना की गई थी मॉरिस स्ट्रोंग के द्वारा, जो कि बाद में फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे यूएनईपी के, मॉरिस स्ट्रोंग। अभी जो एट्थ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएनईपी के वो हैं इंगर एडरसन। इंगर एडरसन 2019 से अभी तक डायरेक्टर हैं यूएनईपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? कौन सी राज्य की या यूटी की पुलिस है जिन्होंने फोरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया, कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया है? चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली, केरल। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली पुलिस पहली पुलिस फोर्स बन गई है देश की, जिन्होंने कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी किया है। किसमें? क्राइम्स, जो कि 6 साल से ज्यादा सजा जिन क्राइम्स में दी जाती है, उन क्राइम्स में फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना ही होगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है अभी। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। गृह मंत्रालय ही इसका प्रशासनिक नियंत्रण देखता है दिल्ली पुलिस का। कमिश्नरेट सिस्टम है, तो अभी जो कमिश्नर हैं वो है संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के। मोटो जो है दिल्ली पुलिस का वो है शांति, सेवा, न्याय, पीस, सर्विस, जस्टिस। 1854 में 1854 में एक स्मॉल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में इनका गठन हुआ था दिल्ली पुलिस का। एक छोटी सी सिक्योरिटी फोर्स थी, और ये हुआ था मेनली जब मुगल कोर्ट में जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे उनके अंडर ये गठन हुआ था 1854 में। उसके बाद 1861 में जब इंडियन पुलिस एक्ट आता है, तो दिल्ली पुलिस की एक ब्रांच बना दी जाती है और उसको पंजाब पुलिस के अंतर्गत रख दिया जाता है, जिनका हेडक्वार्टर था अम्बाला। 1948 में दिल्ली पुलिस की स्थापना की जाती है दिल्ली पुलिस के नाम से। और 78 में 1978 में दिल्ली पुलिस एक्ट आता है, जिसमें कमिश्नरेट प्रणाली को शुरू किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस है इन द वर्ल्ड, दिल्ली पुलिस। 94 2022 में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर 2022 में किसे बनाया गया है? बेनसा नकाते, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, मिली बॉबी ब्राउन। इसका सही आंसर है बेनसा नकाते। बेनसा नकाते को बनाया गया है 2022 का गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ का। प्रियंका चोपड़ा इससे पहले 2016 में थी, उससे पहले अमिताभ बच्चन 2008 या 7 में थे, और लेटेस्ट जो थी 2021 में वो थी मिली बॉबी ब्राउन। ये हैं वेनेसा नकाते, जिन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का 2022 में। ये युगांडा से आती हैं। यूनिसेफ की अगर बात करें तो ये यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन रसेल। यूनिसेफ यूएन चिल्ड्रंस फंड है, जो कि बच्चों की मदद करने के लिए, फंड करने के लिए काम करता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 1946 में स्थापना हुई थी। बच्चों की एड करने के लिए, फाइनेंशियली टेक्निकली मदद करने के लिए यूनिसेफ
की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड था। अब तब इसका नाम बदल के बाद में यूएन यूएन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स कर दिया गया। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में, और कैथरीन रसेल अभी जो डायरेक्टर हैं, और वेनेसा नकाटे को गुडविल एम्बेसडर चुना है। युगांडा की हैं वेनेसा नकाटे। 95, क्वेश्चन नंबर 95, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को किस देश से लाया जा रहा है? ईरान से, मलावी से, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर आप सबको पता होगा, इसका आंसर है नामीबिया से। नामीबिया से अभी 8 चीतों को ट्रांसलोकेट किया गया है भारत में। पहले ये ईरान से लाए जाने वाले थे। नामीबिया में जो चीते मिलते हैं वो है अफ्रीकन चीता। ईरान से जो लाए जा रहे थे पहले एशियाटिक चीते, लेकिन ये प्रपोजल किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ा, और फाइनली नामीबिया से 8 चीताज को इंडिया लाया गया। मालावी में भी चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था। मालावी में भी चीता की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर साउथ अफ्रीका से ही, एक देश से, मालावी में चीतों को लाया गया 2017 में। लेकिन जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन हुआ है, ये अपनी तरह का पहला ट्रांसलोकेशन है चीता का, किसी भी मैमल्स का, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, जो कि नामीबिया से इंडिया के में चीते आए हैं। 8 अफ्रीकन चीताओं को लाया गया है, जिनमें से 3 फीमेल हैं, 5 मेल हैं। ये लाया गया नामीबिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे एक देश है, नामीबिया। ये आप देख सकते हैं, नामीबिया। और नामीबिया के इरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व, जो कि नामीबिया की राजधानी है बिंडोक, बिंडोक के पास में ये इरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व, यहाँ से इंडिया में लाया गया है। और इंडिया में कहाँ स्थापित किया जाएगा ना? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। ये आप देख रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहीं पर राजस्थान का सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी बाउंड्री जस्ट होती है राजस्थान की एमपी से। और यहाँ सवाई माधोपुर, जहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, और यहीं पे श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर ये चीते लाए गए। पहले इन्हें गिर के शेरों को यहाँ पर स्थापित करना था कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से और कई और अन्य कारणों से इनको शिफ्ट नहीं किया गया। फाइनली चीता री इंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क में। चीता वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मेमल है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन चीताज को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और एशियाटिक चीता को क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो एशियाटिक चीता, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगभग 100 के आसपास ही बची है एशियाटिक चीता की, इसलिए क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, और केवल ईरान में ही है। अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये लगभग अभी 6000, 6500 चीता है अभी वाइल्ड में, जिनमें से लगभग 1500 के आसपास चीता नामीबिया में ही है। साइट्स की बात करें, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं दोनों, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता। और ये पहला कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन है इस तरह का। लास्ट चीता जो स्पॉट हुआ था इंडिया में, वो तो 1947 में था, जिसको मार दिया गया कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, तब जो एमपी था, मध्य प्रदेश था, वर्तमान का छत्तीसगढ़ रीजन। और फिर 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट, विलुप्त घोषित कर दिया भारत से। ये हम नामीबिया की लोकेशन देख लेते हैं। यहीं पर अंगोला है, अंगोला से नामीबिया की बाउंड्री लगती है, जाम्बिया से नामीबिया की बाउंड्री लगती है, इधर बोत्सवाना से नामीबिया की बाउंड्री लगती है, इधर नीचे साउथ अफ्रीका से नामीबिया की बाउंड्री लगती है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में ये ऑरेंज रिवर है, जो कि बाउंड्री का काम करती है दोनों देशों के बीच में। यही नामीबिया में नामीब डेजर्ट है, ये वाला नामीब डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट है पूरा, ये नामीब डेजर्ट है। और यही कालाहारी डेजर्ट है, जो कि कालाहारी डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कालाहारी डेजर्ट से निकलती है, और कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, 3 कंट्रीज में है, पाया जाता है। यही विंडहोक है, ये राजधानी है ये नामीबिया की, और नामीबिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारत के 76 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम इंडिया 76 चेस ग्रैंड मास्टर? प्रणव आनंद, बी प्रणव, डोमाराजू गुकेश, विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर है प्रणव आनंद। प्रणव आनंद 76 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनसे पहले जो 75th चेस ग्रैंड मास्टर थे, वो थे बी प्रणव। विश्वनाथन आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। और डोमाराजू गुकेश, ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है, चेस ग्रैंड मास्टर। ये हैं
प्रणवानंद जो कि कर्नाटक से आते हैं, और 76 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। 75 जो विभनव थे तमिलनाडु से आते थे, और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जो कि तमिलनाडु से थे। और डोमा राजू गुकेश ये 16th चेस ग्रैंड मास्टर थे, ये और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है अभी तक 2019 में जो कि बने थे, तमिलनाडु से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? सितंबर का तीसरा शनिवार, सितंबर का दूसरा शनिवार, सितंबर का चौथा शनिवार या अक्टूबर का तीसरा शनिवार? इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे की, और इसके लिए बोल दिया गया है कि थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर, सितंबर का जो तीसरा शनिवार होता है, थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर जो भी होगा, जो कि इस साल पड़ा था 17 सितंबर 2022। तो थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है हर साल कोस्टल क्लीन अप डे, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। और ये मनाया जाता है यूएनईपी और साउथ एशिया कोऑपरेशन फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोटेक्शन के तहत। इस साल स्वच्छ सागर स्वच्छ सुरक्षित सागर थीम भी लॉन्च की गई, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 75वीं वर्षगांठ चल रही है भारत की, देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में 75 बीचेज को 75 दिन के अंदर साफ करने का एक प्रोग्राम चलाया गया, क्लीन कोस्ट के लिए सेफ सी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। और ये लॉन्गेस्ट रनिंग कोस्टल क्लीन अप कैंपेन था वर्ल्ड का। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स ने भी एक अभियान चलाया था 2021 में, यही कोस्ट को साफ करने का, जो था पुनित सागर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या था? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स टू 2022? सेकंड, फोर्थ, 10th, 15th? इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ। भारत को जिसमें रैंक मिली है वो है फोर्थ रैंक मिली है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। ये चैनलिसिस करके कंपनी है जो कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स निकालती है। इसमें ये देखा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन किसी भी कंट्रीज में कितना ज़्यादा है, कोई कंट्री कितना ज़्यादा क्रिप्टो को अडॉप्ट कर पा रही है या कर रही है। तो टॉप 10 कंट्रीज की जो लिस्ट दी गई है उसमें इंडिया का नाम है, इंडिया का स्थान है फोर्थ नंबर पे। पहले नंबर पे स्थान है वियतनाम का, सेकंड पे है फिलीपींस का, थर्ड पे है यूक्रेन का, और फोर्थ पे है भारत का। फिफ्थ पे यूएस है, सिक्स पे पाकिस्तान है, सेवन्थ पे ब्राजील है, एट्थ पे थाईलैंड है, नाइन्थ पे रशिया है, टेंथ पे चाइना है। भारत का स्थान है फोर्थ, और वियतनाम दूसरी साल कंटिन्यूसली दूसरी साल पहले स्थान पर है इसमें। भारत में भी हाल ही में 30% क्रिप्टो टैक्स भी लगाया गया है 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। वर्ल्ड बैम्बू डे विश्व बांस दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर? इसका सही आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जो कि 2005 में स्थापित हुई थी। इनकी स्थापना 1991 में जापान में हो गई थी इंटरनेशनल बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, पर दोबारा नाम चेंज किया गया 2005 में, और दोबारा से वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है इनका एंटवर्प बेल्जियम में। और 2009 में जब 8th वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में, और उस समय कमलेश सलम जो कि आसाम से आते हैं, ये प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के 2007 से 2009 के बीच में। और 2009 में 8th वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, तब ये प्लान प्रपोजल कमलेश सलाम के द्वारा ही सामने लाया गया था कि वर्ल्ड बैम्बू डे को सेलिब्रेट किया जाए, ताकि बैम्बूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। बैम्बू जो है, इसके काफ़ी यूज है बांस के, क्योंकि ये फूड में भी काम आता है, वुड में भी काम आता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी काम आता है, पेपर्स में भी काम आता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। तो ऐसे में सोइल बाइंडर का काम करता है, सोइल कंजर्वेशन का काम करता है, सोइल मिट्टी को बांधे रखता है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कैनोपी होती है इसकी, 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है कंपेयर टू अदर ट्रीज, और CO2 को ज़्यादा सिक्वेस्ट करता है। इंडिया की बात करें तो भारत में हाईएस्ट एरिया है बैम्बू का, हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू भारत में है। और बैम्बू डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा भारत में, सेकंड नंबर पे है बैम्बू डाइवर्सिटी, 136 प्रजाति मिलती हैं बांस की भारत में। लेकिन हमने अभी तक बैम्बूज का उस तरह से उत्पादन नहीं किया जिस तरह से चाइना ने किया। और बैम्बूज का उत्पादन अब बढ़ाया गया है, सरकार इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, इसीलिए नेशनल बैम्बू मिशन लाया गया है 2018-19 में, जो कि कंप्लीटली 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
ताकि बैम्बू प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और किसानों की और नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी ट्राइबल्स है जहाँ पे बैम्बू ज़्यादा होता है, इनकी सबकी इनकम बढ़ाई जा सके, इकोनॉमी बढ़े, फाइनली इनकम बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो कम हो। बैम्बू को ट्री कैटेगरी से बाहर किया गया 2017 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बैम्बू को पहले ट्री कैटेगरी में डाला गया था और इसको काटने पे प्रतिबंध था। बाद में अब बैम्बू को ट्री कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। अब इसको काटने पे, इसको उगाने पे, इसको बेचने पे, इसके प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम प्रत्येक वर्ष किस देश में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है? ये किस देश में आयोजित होता है हर साल? जापान, चीन, भारत, रूस। इसका सही आंसर है रूस। रसिया में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है हर साल। ये आयोजित किया जाता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इस ईयर कहाँ पर? व्लादिवोस्तोक में। व्लादिवोस्तोक, जहाँ पर अभी वोस्तोक एक्सरसाइज हुई थी। व्लादिवोस्तोक रशिया में इस जगह है, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो रशिया की सबसे बड़ी रेलवे है दुनिया की, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का लास्ट स्टेशन है। ये रशिया के फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, जिसको रशिया फार ईस्ट बोलते हैं, और लेस डेवलप्ड एरिया है रशिया का। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे में रशिया ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक इन्वेस्टमेंट समिट रूप में है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने पे ज़्यादा जोर है। भारत ने भी $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी 2019 में, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अभी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस रीजन में कोई कर रहा है वो है चाइना। लगभग 70-80% जो इन्वेस्टमेंट इस रीजन में कर रहा है वो चाइना कर रहा है। और 2015 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की फर्स्ट मीटिंग शुरू हुई थी। 2022 में जो मीटिंग हुई अभी, तो 7th मीटिंग थी। इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।